अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये है इमरान हसन। मैं हूँ इमरान हसन और ये अरबला हसन। और जितने जोश खिताबत से उन्होंने आगाज़ किया, मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ खास है। फिर मुझे याद आया आज चूँकि जुम्मा है और कल और परसों छुट्टी है, तो इस वजह से आज के दिन इतना जोश आना बनता है। काश ये जोश आपको मुझे मंडे और ट्यूसडे को भी नजर आया। आ ही जाता है कभी कभी आ ही जाता है। अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज भी एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए अपने घरों में, दुकानों में, कहीं भी और हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है और अच्छे से दिन का इंशाल्लाह आगाज़ करने के लिए, जैसा कि उन्होंने जुम्मे की मुबारकबाद भी दी। बड़ा बाबरकत दिन होता है, जुम्मे की नमाज तो हम पढ़ती हैं, दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसका एहतमाम भी कीजिए तो दिन में बरकत रहती है। और दुआ में खास तौर पर उन लोगों को याद रखिए जो किसी न किसी तरीके से सेहत के हवाले से मुतासर हैं, जैसे कि कोरोना की हम बात भी कर रहे हैं और कोरोना को हम बार बार हमने एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से इस बात पे फोकस किया है कि चाहे फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, आप सब ने एहतियात करनी है। और अब एहतियात हम चूंकि कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है, एग्जैक्टली वैक्सीनेशन का चूंकि प्रोसेस गवर्नमेंट बहुत संजीदगी से ले रही है और आपको फैसिलिटेट करने की भी कोशिश कर रही है। तो आप भी एक जो कहने सिटीजन होने की जिम्मेदारी को अदा करें, शहरी होने की जिम्मेदारी इस तरह से अदा करें कि आप वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। चाहे आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है करवानी है। मुझे लगता था पहले कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होंगी तो शायद गवर्नमेंट्स को सख्ती करनी पड़ेगी। सिंध हुकूमत ने इसका बाकायदा आगाज कर दिया और सिंध हुकूमत कह रही है कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, सरकारी मुलाजमीन खास तौर पे, तो उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। पता नहीं, मिली जुली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा है भी और नहीं। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि खुद ही लगवा लें। हाँ, खुद ही लगवा लें तो आपको फायदा तो अपना ही है। हाँ, लेकिन कुछ लोग रिलक्टेंट भी हैं इमरान, वो उसकी अपनी रीजंस भी हो सकती हैं। और फिर आपकी जब सैलरी का मामला, तो ऑब्वियसली हर एक का सेटअप चल रहा होता है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज पीएसएल की बात करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी गॉट द स्केड्यूल फॉर द पीएसएल। 9 तारीख से शुरू हो रहा है और 24 को खत्म हो रहा है। कैसे मैचेस होंगे, इस पे भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट इस सेट पे पहला मैच होने वाला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलर्स। वाओ, इस पे हम बात करते रहेंगे। खैर, और भी बहुत कुछ है जी प्रोग्राम में, सिंस इट्स द लास्ट शो फॉर दिस वीक। और आपको फ्लैग्स भी दिखाना है। बिल्कुल, बहुत कुछ है। अभी हम आपको हेडलाइंस दिखाते हैं। नून लीगी दौरे हुकूमत में 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हुआ। इसहाक डार की गलतियां इमरान हुकूमत ने भुगती। वजीर खजाना शौकत तरीन की दबंग न्यूज ब्रीफिंग। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, ग्रोथ मनफी में जारी है। नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी का कच्चा चट्ठा खोल दिया। कोरोना वैक्सीन लगवाओ, तनख्वाह पाओ, वरना खाली हाथ घर जाओ। सिंध हुकूमत ने तनख्वाह की अदायगी को वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं मुलाकात करवाएंगी स्पेनिश एम्बेसडर से। अगर आप बोरियत का शिकार हैं तो देखिए बोरियत दूर करने का नुस्खा सेगमेंट माइंड मैटर्स में। बड़ी बोर हो रही हूँ मैं। कब नहीं हो रही होती हैं आप बोर? और ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, ये मसला हमारी सोसाइटी के यंगस्टर्स का तो बहुत ज्यादा है और बाकी लोगों का भी है। वैसे जो लोग काम करते हैं ना, जो बिजी रहते हैं, वो बोर नहीं होते। हमारी कौम ज्यादा बोर और यंगस्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो फारिग होते हैं। और नहीं, ऐसी भी बात है, यंगस्टर्स फारिग होते हैं, बड़े काम कर रहे होते हैं। बोर तो बंदा तभी होता है काम। अच्छा, ये तरीका हम माइंड मैटर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हमें आपको बतानी है बड़ी खबर। अच्छा, बजट की आमद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बजट के हवाले से तैयारियां कर रही है। कल कुछ फिगर्स भी आए हमारे सामने। अवाम एज यूजुअल परेशान है, महंगाई ज़्यादा है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिलों में इजाफा मुसलसल हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है और वो भी उतना ही जितना पहले आता था। गवर्नमेंट कह रही है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं और आइंदा बजट में अवाम को बड़ा रिलीफ भी दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने तो गवर्नमेंट से भी बड़ा दावा कर दिया और बताया है कि कोरोना से बेरोजगार होने वाले 2.25 करोड़ अफराद को रोजगार भी मिल गया है। और साथ ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम मईशत को सपोर्ट करेगा। बजट के ऐलान से अगर हम बात करें, 8 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट की टीम्स आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा मुस्लिम लीग का प्री बजट सेमिनार हुआ, जिसमें गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद की गई। कहा गया कि माशी अदाद-ओ-शुमार को झूठा करार दिया गया और साथ साथ शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियों को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि 3 सालों में महंगाई
और बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं करोड़ों की तादाद में, ये अपोजिशन का कहना है कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नून लीग ये भी दावा करती है कि हमने अपने दौर में कई लोगों को बहुत बड़ी तादाद में रोजगार फराहम किया जिनसे पीटीआई की गवर्नमेंट ने रोजगार छीन लिया। नून लीग की तनकीद पर वफाकी वजीर खजाना और उनकी टीम कल सामने आ गई, सख्त रद्द अमल आया, बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने इस तनकीद का जवाब दिया और कहा कि नून लीग के दौर में $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा हुआ। इसाक डार की मौशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ रही हैं। उधर गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मफाहमत की खबरें उनको तकवीत मिलने लगी है और पहले एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें वापस ली गई। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ की 56 कंपनियों के हवाले से जिस पे मुसलसल गवर्नमेंट तनकीद करती है, ये कल उनकी हिमायत कर दी और बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी काबीना ने कानून के मुताबिक इन कंपनियों की मंजूरी दी थी। और इसके साथ साथ अगर आलमी मंजरनामे की बात की जाए तो जून अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला की डेडलाइन करीब आती जा रही है। उसके बाद की सूरत हाल पर मुशावरत का अमल भी तेज हो रहा है, मुलाकातों और राबतों का सिलसिला भी बढ़ चुका है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतही राबते देखने में आए। पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत और चाहे वो अस्करी क़यादत हो, उनके दरमियान भी मुशावरत होती रही और इसी तमाम सूरत हाल पर हम आज के गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। रिसेंटली कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कामयाब विजिट्स भी किए शाह साहब ने और मीनवाइल चूंकि हमारी बात नहीं हुई तो ज़रा सारा तनाजुर हम डिस्कस कर लेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और इसके ऊपर मुख्तलिफ चाहे में गोइयाँ हुई, फिर आपने मुख्तलिफ जगहों पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और अदर देन दैट आपने अपने प्रेसर्स के अंदर भी वाजे किया कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा जिस तरह अमेरिका को अड्डे देने की बात है और आपने अपनी जो पाकिस्तान की पॉलिसी उसको क्लियर किया, लेकिन स्टिल इबहाम मौजूद है और कुछ लोग इस पे क़यासराइयों से बाज नहीं आ रहे। मैं चाहता हूं जरा इसी से स्टार्ट कर लिया जाए। इस वक्त हम कहां खड़े हैं अफगानिस्तान से जो फौजी इनखला है अमरीकी, उसको लेकर और पाकिस्तान का क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका का इनखला का आगाज हो चुका है। तकरीबन 44% यूएस और कोलिशन फोर्सेस वहां से रवाना हो चुकी हैं और बाकी की जो डेडलाइन है वो 9/11/2021 है जी। अब इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करता चलूं कि बारहा क्या सराई की गई, मैंने सेनेट के फ्लोर पे इस आभाम को दूर किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वजाहत कर दी है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजीद गुंजाइश रह गई है कि पाकिस्तान कोई गैर मुल्की अड्डे अपनी सरजमीन पे नहीं दे रहा। ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी है जिसका हम ऐलान कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर कोई क्या सराई करता है तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात की खिदमत नहीं करता। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल मरहले में दाखिल हो चुका है और कल अफगानिस्तान के वजीर खारजा से और चीन के वजीर खारजा से इस मौजू पर पीस और रिकन्सिलिएशन पर, पोस्ट विड्रॉल जो हमारा पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने पर मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है इन दोनों वज़ीर खारजा से। मैंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को दावत दी है कि वो तशरीफ लाएं और मजीद बैठकर हम इस मौजू पर हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमारी हिकमत अमली कैसे होनी चाहिए, पीस प्रोसेस को आगे लेकर कैसे चलना है, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको आगे कैसा बढ़ना चाहिए, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और आखिरी बात, जब वो तशरीफ लाएंगे मैं उनकी खिदमत में करूंगा। एक तरफ पाकिस्तान का रोल इतना तामीरी है और मुस्बत है और वहां हमें बहुत दुख होता है जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। ये नामुनासिब है और ये उनके हाथों में ये बयानात चले जाते हैं जो कि स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं फ्रॉम विदिन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाह साहब, पिछले कुछ दिनों में खास बिलखुसूस अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमने देखा कि जो इफेक्टिवनेस है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की या पाकिस्तान की जो एक प्रेजेंस है फॉरेन मैदान के ऊपर या सिफारती मैदान के ऊपर, वो बड़ी है और वो पॉजिटिवली बड़ी है। आपका जैसे कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका तौर पर आपने विजिट्स किए, पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर आपका स्टैंड बड़ा सराहा गया पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके ऊपर लिखा। आने वाले वक्त के अंदर जो रीजनल सिचुएशन है, खास तौर पे
अफगानिस्तान के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान के गोल्स क्या हैं, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल आपने खुद भी इशारा किया और चैलेंजिंग तो होगी, चूंकि अफगानिस्तान इतनी देर से एक शोरिश ज़दा इलाका है, तो खतरात पाकिस्तान के लिए बहरहाल बॉर्डर पार से मौजूद हैं। इसके लिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है? देखिए, हमारा गोल बड़ा वाज़ेह है। हमारा गोल है इस खित्ते में अमन व इस्तेकाम। हमारा गोल बड़ा वाज़ेह है। हमारा गोल है इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो हमारा बयानिया है ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, वो उसके एंड मुताबिक है। और ये इसी फलसफे को सामने रखते हुए मैंने दफ्तर खारजा में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर मैं जोर दे रहा हूं और उस डिवीजन को ज्यादा फाल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंजेस हैं गुर्बत, हमारा चैलेंज है बेरोजगारी, हमारा चैलेंज है महंगाई। ये कैसे दूर होगा? ये इकोनॉमिक ग्रोथ से होगा, ये इन्वेस्टमेंट से होगा, ये ट्रेड से होगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से होगा। तो इसलिए पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत की खारजा पॉलिसी का ये अहम जुज है जियो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाह साहब, आपने खुद भी मुल्क की सिचुएशन के हवाले से बात की, महंगाई का भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब बजट की तैयारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारी मुल्क की मईशत है वो बेहतर हो रही है, अदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी की हम ज़बान पर एक ही सवाल है कि महंगाई आखिर कब होगी? जो ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क की, अदादोशुमार तो एक तरफ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक तक कब आएगा? देखिए, पहली बात तो समझने की है, जो कि तरीन साहब ने कल समझाने की कोशिश की, मेरी मुराद शौकत तरीन है। उन्होंने कल समझाने की कोशिश की कि ये जो चीजें आज आपको बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये एक दिन में नहीं बिगड़ी, ये कई दहाइयों की बिगाड़ है, जिसके नतीजे देखें। जो हमारे मेजर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की हमें जरूरत थी और है, वो पोस्टपोन होते रहे, क्योंकि जितनी हुकूमतें थीं वो कल का सोचती थी, अगली नस्ल का नहीं सोचती थी, अगले इलेक्शन का सोचती थी, अगले इलेक्शन की मनसूबाबंदी करती थी, कौम के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं की उनने। तो वो हमें मिली। अब उनको दुरुस्त करने में वक्त लगता है। आपने देखा कि पहले स्टेबलाइजेशन का मरला आया और अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, जो वजीर आजम कह चुके हैं कि हमारे इस बजट की जो स्ट्रैटेजी होगी वो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी एलिविएशन पर। हमारा बुनियादी मकसद है जो निचला तबका है, मार्जिनलाइज तबका है, उस पर हमारा फोकस हो, उसको तरजीह दें। नौजवान तबका है, उनको रोजगार दें। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए एक वसी और एक खतीर रकम इंशाल्लाह बजट में मुख्तस की जा रही है। तो हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। फिर ये आप कह रहे हैं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, महंगाई को कम करने के लिए जब आप इकदामात उठाते हैं तो उसमें टाइम लैग होता है। आप कदम उठाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो फौरी 24 घंटे में नहीं होता, कुछ वक्त लगता है उसको दुरुस्त करने पर। इंशाल्लाह महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल सही। शाह साहब, परसों गालिबन 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी भारत के हवाले से, जिसमें उन्होंने वाजे किया एक बार फिर कि हम अगर भारत के साथ किसी किस्म का ट्रेड करते हैं तो वो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। हालांकि इससे पहले इसी गवर्नमेंट के अंदर आपको मालूम है एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड की बात की गई थी, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, और फिर उसको ये कहा गया कि अभी इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है, अभी ये फाइनल या हतमी नहीं है। मैं वजाहत कर दूं, मैं वजाहत कर दूं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी महदूद सोच तक एक प्रपोजल दिया और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड बैलेंस दुरुस्त हो और चीजें सस्ती मिले। लेकिन वो जो होलिस्टिक पिक्चर है वो उनके सामने न थी, वो इसी में ले गए। और जब वो काबीना में आई और जो होलिस्टिक पिक्चर, जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है जिसका मैंने जिक्र किया, दफ्तर खारजा ने जिक्र किया, तो वजीर आजम ने हमसे इत्तफाक किया और इत्तफाक करते हुए कहा कि इस वक्त इन हालात में तिजारत मुमकिन नहीं है। जहां कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली जा रही हो और वहां उनका कोई नजरसानी का हमें कोई इशारा न मिले, तो इस वक्त
जो तिजारत का और उनके साथ नॉर्मलाइजेशन का इशारा देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा शाह साहब, इस पे भी मैं आपकी वजाहत चाहूंगा और उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये जो पीडीएम की पॉलिटिक्स है इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दीजिए। कल एक प्री बजट सेमिनार भी हुआ जिसके अंदर नून लीग ने बड़ी तनकीद की आपकी मौशी पॉलिसीज के ऊपर और ये कहा कि आपकी हुकूमत ने मकरूज कर दिया कौम को, ये बताया जाए। और उसके साथ साथ इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पंजाब में भी और सेंटर के अंदर भी जो डिफरेंसेस मौजूद हैं तरीन साहब के मामले के ऊपर और दीगर, इस पे भी हुकूमत को इस वक्त चैलेंज का सामना फिर वक्त जब आप और मैं बात करें तो मौजूद है, यानी कि बजट की मंजूरी को लेकर। तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको? पहली बात तो यह है कि मुझे बजट की मंजूरी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, नंबर एक। नंबर दो, जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब की क़यादत पर मुत्तफिक हैं। वो कह चुके हैं कि हम इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करते हैं। हमने उनके साथ हम बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए और जो आजाद हुए उन्होंने अपनी आजादी खुद सरेंडर की जब उन्होंने अपने गले में पीटीआई का झंडा डाला। वो आजाद नहीं है, वो अब पीटीआई के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और उन्होंने बलबला कहा कि हम बजट में हुकूमत का साथ देंगे। अब सवाल ये है कि उन हमारे भाइयों को देखना चाहिए लार्जर पिक्चर को कि कहीं कोई उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। तो बहुत संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासी लोग हैं और मैं समझता हूं वो सियासी फैसला करेंगे और जब भी वो सियासी फैसला करेंगे तो फैसला करेंगे। ओके, शाह महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान मौजूद थे जो कि अहम मौज़ूआत पे राय दे रहे थे। आखिरी जो सवाल था इसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शाह साहब ने की। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद थे वो अब आज़ाद नहीं हैं, उनके गले में पीटीआई का जब झंडा आ गया तो वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद है, नंबर वन। और कोई इन आज़ाद उम्मीदवारान को और इन मेंबर्स को इस्तेमाल कर रहा है, उनको ये देखना होगा कि वो इस्तेमाल ना हो। ये बड़ी अहम बात है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। तो कुफर आखिर टूट ही गया, खुदा खुदा करके। खुदा अच्छा, ये क्रिकेट की बात करिए, क्रिकेट में इतनी हार्ड लाइंस, मतलब यानी मुझे पहले ना जरा मैं सदमे में थी कि हो क्या रहा है। आप अच्छा, मुझे पूरे सारे जुमले गए ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, इंतजार की घड़ियां खत्म हो आ गया वो शाकार, बेयकीनी के बादल छट गए। आखिरकार हमें जिस चीज का इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, वो लम्हा आ गया। और क्रिकेट दीवाने जो है वो ये वैसे पीएसएल में लंच ब्रेक थी ना, तो लंच ब्रेक के बाद दोबारा बहुत ही लंबी लंच ब्रेक हो गई। एम्प्लॉयज फायर हो जाते हैं। एम्प्लॉयज फायर हो जाते हैं, कुछ लोग होने चाहिए फायर वैसे पीसीबी के ऊपर जो नहीं हुए। ये कैसे आप मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं। खैर, 9 जून से बाकायदा तौर पे मैचेस का आगाज हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जरूर देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर घमसान होगा, सो यूनाइटेड भी विन। 10 जून को 2 मैचेस खेले जाएंगे, क्वालिफायर और एलिमिनेटर समेत इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स भी खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के मैचेस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे, हमने आपको बताया था कि लेट होंगे। और डबल हेडर्स वाले दिन अगर हम बात करें तो पहला मैच 6 बजे खेला जाएगा, जबकि दूसरा रात 11 बजे होगा, जो कि काफी लेट तक आपको जाके देखना पड़ेगा। और फाइनल टाकरा 24 जून को होगा। वाज़िह है कि इस बार हमने देखा था कि मार्च में पीएसएल सीजन 6 के बकिया मैचेस कोरोना केसेस के बायस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन अब टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं वो 14 बिल्कुल खेले जा चुके हैं। उसके बाद उस वक्त जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी 5-5 मैचेस खेलने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ पहले और दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के भी 4-4 मैचेस खेलने के बाद 6-6 पॉइंट्स हैं। और इन्हीं की मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों को, इमरान और अरमला, आपको भी सब बखैर। और अरमला की उदासी लगता है खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये सबसे पहले तो हमें बताइए, बड़ा आप कैरेबियन कलर की आपने शर्ट पहनी है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इस मैरून टोन के पीछे? कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन का तकाजा है कि जितने ब्राइट कलर्स आप अच्छे पहनेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, वैसे बहुत आपने क्रिटिसाइज भी किया और क्रिकेट बोर्ड बहुत मुश्किलात का शिकार भी रही। मुश्किलात खैर उन्होंने खुद अपने लिए पैदा की थी, लेकिन बहरहाल जो हमारे सामने सिचुएशन रही बड़ी मुबहिम रही। मुझे नहीं याद पड़ता, या आपको अगर पड़ता है, आपने बड़े टूर्नामेंट्स कवर किए हैं, देखे हैं कि किसी टूर्नामेंट के अंदर इतना इबहाम कभी रहा उसके स्केड्यूल करे, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक ड्रामा था। और
तजस्सुस था, सस्पेंस था, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, हो रही है नहीं हो रही, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इससे इनकी नाअहली साबित होती है। लेकिन चले नाअहली को साइड पर रखें, इस बात की खुशी मनाएं कि पीएसएल होने जा रही है और पीएसएल के 20 मैचेस अब होंगे। 6 डबल हेडर्स है इमरान, और डबल हेडर्स में मसला ये है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे और फिर रात 11 बजे शुरू होंगे। आम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, शुरू तो हो गए, लेकिन अब देखते हैं खिलाड़ियों का जब पसीना बहेगा 41 दर्जा सेंटीग्रेड में, उनकी फिटनेस का भरपूर इम्तिहान होगा। अभी तक तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी अहलियत का इम्तिहान सामने देखा, लेकिन अब खिलाड़ियों की अहलियत का इम्तिहान होगा कि वो कैसे अपने आप को मोल्ड करते हैं इस सिचुएशन में। बिल्कुल मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी हम ट्रेनिंग्स की भी उस दिन बात कर रहे थे कि इन्होंने होटल्स के अंदर क्वारंटीन में प्रॉपर ट्रेनिंग्स की और उस तरह से इनको अभी ग्राउंड में जाके उस टेम्परेचर के अंदर वो ट्रेनिंग्स भी नहीं कर पाए, तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी उनके लिए टफ टाइम होने वाला है आगे, राइट? बिल्कुल होने वाला है, और साथ ही साथ उनको एक डिवाइस दे दी है, जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है स्ट्राडा, जिसने कि ये सारा बायोसिक्योर बबल तरतीब दिया है। उसने जिस तरह स्कूल के बच्चों के ऊपर नहीं नजर रखी जाती, तो उन्होंने इनको एक वो दे दिए डिवाइस कि जहां ये बायोसिक्योर बबल से इधर उधर हुए उसमें बीप बज जाया करेगी और पता चल जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसओपीज दिए और बहुत खतरनाक किस्म के एसओपीज है। तो ऐसा लगता है कि इसमें वो कढ़ाइयां भी डिटेक्ट होंगी जो बाहर से आ जाती होती हैं होटल के अंदर। मेरे ख्याल में खाने का भी इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा रखा है कि ये ज्यादा कोई आ ही नहीं पाएगा ना इमरान। बायोसिक्योर बबल कैसे टूटेगा? हम अगर ओवरऑल एसओपीज की बात करें, मेरे सवाल कैसे हैं, एक तो आप हमें ओवरऑल प्लेयर्स के लिए जो एसओपीज हैं उसके हवाले से भी हमें बता दीजिए जो आपके इल्म है कि वो क्या है, और दूसरा ये कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, यूके की कंपनी हायर हुई है, अबू धाबी में हम खेल रहे हैं, प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर जिस तरीके से आए हैं, ये जो पीएसएल की पीसीबी की तरफ से बजट कॉस्ट है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी मिर्जा साहब। बिल्कुल, पहले मैं इसका जवाब दूं कि जो पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन साहब से मैंने अपने शो में एक्सप्रेस न्यूज पर स्पोर्ट्स पेज में पूछा कि मुझे बताएं कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बड़ा ही मजाक का खेल जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी तो खर्चा हो रहा है, टूर्नामेंट खत्म होगा तो पता चलेगा। भाई पहले आप बनाते हैं, पूरा फिजिबिलिटी बनाते हैं कि इतना खर्चा आएगा, तो वो कहते हैं जब खत्म होगा तब पता चलेगा। अब आप इससे इन लोगों की लॉजिक का अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक आपने इमरान एसओपीज की बात की, बड़े सख्त एसओपीज है। खिलाड़ी जो है वो जो ड्राइवर है इवन बस का, वो भी बायोसिक्योर बबल में होगा। अच्छा। खिलाड़ी कहीं नहीं जा सकेंगे। जो वेटर्स हैं जो कि खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो भी बायोसिक्योर बबल में होंगे। सबके 3-3 दिन के बाद पीसीआर टेस्ट होंगे। उसके अलावा खिलाड़ी कहीं मूव नहीं कर सकते, होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से होटल, और ग्राउंड में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है, वहां खिलाड़ी नहीं जा सकते। तो एक जिसे कहते हैं ना, कैदी को आजाद कर दिया जाता है लेकिन उस पर निगाह कड़ी रखी जाती है। कहते हैं ना कि देखो शेर की दो सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, तो शेर की निगाह से अब देखा जाएगा खिलाड़ियों। जिंदगी में इतना याशी करनी है कि पहले बजट लगा दो, उसके बाद देखी जाएगी कितने खर्च किए, ये वाले पैसे चाहिए ना। हाँ, पीसीबी में जाओ। ओके मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा तुर्की का भी आप बजट लगा लिया करें। मिर्जा साहब लगा लिया था मैंने, ये बड़ी मुश्किल से हमने बुलाया, आपने फिर याद कर दिया। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इतना स्पाइसी किस्म का तज्जिया हमारे सामने रखने के लिए। मिर्जा साहब और मैं एक बात पे तो कम से कम मुत्तफिक हैं कि क्रिकेट बोर्ड की नाअहली बहुत से मामलात में रही है, और उसके बाद ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप इतना बड़ा इवेंट जिसके ऊपर मिलियंस एंड समहाउ बिलियंस भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा लग रहे हैं, लेकिन येट आपके पास कोई काउंट नहीं है उसका, उसकी कोई एवरेज नहीं है। जैसे तो ये तो टैक्स का पैसा होता नहीं है ना, ये तो सारा कमर्शियल पैसा है। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इसको भी कहीं ना कहीं हाँ इस पे बात होनी चाहिए। एहतसाब होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। माहौलियात के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी संजीदा इस हवाले से नज़र आते हैं। हमेशा से उन्होंने इसकी बात की है और ये वो क्रेडिट है जो शायद इससे पहले किसी के हिस्से में नहीं आया। माहौलियात की बेहतरी के लिए, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इसके जो मौलिक असरात हैं उससे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कोशिशें तेज़ की हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ किया। सहराई इलाकों में दरख्त लगाने और नेशनल पार्क्स की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया और कौम से अपील की कि वो 10 अरब दरख्तों
हुकूमतों का जो हदफ है वो पूरा करने के लिए शजरकारी में हिस्सा ले और गवर्नमेंट को हेल्प करे। बिल्कुल, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब बात करें, 5 जून को माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इट्स अ वेरी गुड साइन। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे और खिताब में बिल्डिंग ट्री, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नेशनल पार्क्स और ग्रीन जॉब समेत माहौलियाती जो मंसूबे हैं उनको उजागर भी किया जाएगा और दुनिया के साथ अपना तजर्बा भी शेयर करेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अमीन असलम साहब ने, जो कि असिस्ट प्राइम मिनिस्टर को माहौलियात के ऊपर। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया है। स्कीम के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए सबसे पहले कि ये स्कीम क्या है, आम पाकिस्तानी के लिए इसके अंदर क्या है और फिर पाकिस्तान के लिए ओवरऑल इसके क्या फ़वाइद हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से एक ग्रीन फाइनेंसिंग की और इनोवेटिव ग्रीन फाइनेंसिंग की आज अनाउंसमेंट की है। उसके अंदर 3 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है हमारी पाकिस्तान की हम कर रहे हैं। एक ग्रीन बॉन्ड्स हैं, जो आपने देखा कि पिछले हफ्ते वापडा के थ्रू उन्होंने $500 मिलियन का अपना पाकिस्तान का पहला ग्रीन बॉन्ड फ्लोट किया, जो कि 6 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब भी हुआ और शो करता है कि दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो ग्रीन क्रेडिबिलिटी है, दोनों की जो है वो इतराफ़ किया जा रहा है। दूसरा, हमने आज ब्लू बॉन्ड की बात की। ब्लू बॉन्ड होता है जो कि आप अपने साहिली इलाकों में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके कार्बन बेनिफिट्स को आप यूज करते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर। तो ब्लू बॉन्ड के लिए पहला कदम ये उठाया गया कि जो हमारा आज रिपोर्ट एक वर्ल्ड बैंक ने पेश की कि जो पाकिस्तान के वैल्यू क्या है, तो वो बहुत जबरदस्त उसकी वैल्यूएशन की गई और उसमें बताया गया कि अगर 2050 तक अगर हम ये मैंग्रोव्स को बचाएं तो कम से कम इसकी जो है वो डॉलर्स में उन्होंने बताया कि 500 से 600 मिलियन डॉलर्स तक की इसकी मालियत बनती है। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू बॉन्ड्स की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और तीसरा, हमने आज नेचर बॉन्ड की बात की वहां पे। ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क है जो कि इसको पायलट करने जा रहा है। और आज 3 ममालिक जिनमें कनाडा, यूके और जर्मनी शामिल है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत किए प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान से नेचर बॉन्ड के ऊपर बात करने के लिए डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली। ठीक हो गया। तो इसके इसमें ये होगा नवीन साहब, ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान, हमने जैसे पहले इंट्रो में भी कहा कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। गवर्नमेंट खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान इससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा काम भी करे। क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि इन मुतासरा मुल्कों की जो लिस्ट है उससे पाकिस्तान निकल पाए? देखिए, मुतासरा मुल्कों में तो हम हैं और इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान ने इसमें कोई खराबी की है। कि दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली है ये और ममालिक की वजह से है जिन्होंने ऐसी तरक्की की जिसमें उन्होंने ये मसला पैदा कर दिया दुनिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान इससे मुतासिर जरूर है और मुतासिर पाकिस्तान रहेगा। इससे हम निकल शायद ना सके, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी है और उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे इकदाम किए। जो हमारे दरख्त लग रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि इससे आप लोकल अपने मौसम को तब्दील कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ डिग्री का फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा अपने अपने ग्लेशियर्स को स्टडी करना है, उनके ऊपर नजर रखनी है कि अगर वो खुदा ना खास्ता पिघलते हैं तो उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। फिर मौसमियाती तब्दीलियों के साथ हमने अपनी एग्रीकल्चर को रोशनास कराना है, उसके लिए भी हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए जो मौसम में तब्दीली होती है वो हमारे फार्मर्स तक जल्द अज जल्द पहुंचाई जाए, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकें। और फिर सबसे बड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वो बनाना है जो कि क्लाइमेट चेंज को विदस्टैंड कर सके। तो उसके लिए प्लानिंग स्टेज के ऊपर हमें जरूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान, और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी खैर इस पे बात की कि पाकिस्तान और ममालिक से जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो एक तो इसके जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, उससे निमटने के लिए मजीद एक तो क्या किया जा रहा है, और दूसरा ये कि हम अगर मुस्तकबिल की बात करें तो क्या कोई ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं सिर्फ दरख्त लगाने के अलावा जो कि हेल्प आउट करेंगे ओवरऑल आप की इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए?
देखिए, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मंसूबे हैं वो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, जिसमें हम तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं, जिसको तमाम दुनिया ने इस वक्त तस्लीम किया, उसकी तारीफ भी कर रही है। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है, जिसमें हम अपने जो प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क्स हैं, उनको बतदरीज बढ़ा भी रहे हैं और उनकी मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं ताकि हम अपने विल्डरनेस एरियाज को बचा सकें। और तीसरा एक हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से। अच्छा। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें जो पाकिस्तान का सैलाबी रेला है, जिसको जो हर साल आता है तकरीबन पाकिस्तान में, उसके पानी को इस्तेमाल किया जाए ताकि हम अपने वेटलैंड्स के इकोसिस्टम्स को बेहतर कर सकें। वो झीलें जो कि इंडस के लेफ्ट और राइट पे हैं, उनको हम इस पानी से सराब कर सकें और उसके साथ साथ अपने ग्राउंड वाटर एक्विफर को भी रिचार्ज कर सकें। अच्छा। तो ये मेन मंसूबे हैं। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पे हम रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं 60%, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो हम लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह 5 जून को आप देखेंगे कि जो मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक रिक्शा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। मलिक साहब, आपसे जब भी बात होती है मुझे इस हवाले से बड़ी होप भी मिलती है, और ये बड़े बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। कम अज़ कम हम सरकारी सतह के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कम अज़ कम माहौलियात की तब्दीली के लिए एक गवर्नमेंट का फोकस मौजूद है, और प्राइम मिनिस्टर खुद बड़े कंसर्न है पहले दिन से जिसके ऊपर उन्होंने फोकस रखा, वो ये सब्जेक्ट था। थैंक यू वेरी मच अमीन हसन साहब। सबसे बढ़ के एजाज की बात यह है कि हम इस पर कॉन्फ्रेंस के जो कह रहे हैं मेजबानी, और वज़ीर आज़म खुद इसकी सदारत भी करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है, दो के पाकिस्तान की इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो रंग लेकर आ रही हैं। नोट पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, कायनात में मौजूद सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, भरे भरे लहलहाते खेत, खौसो क़ज़ा के रंग, बहते झरने, मधुर मौसीकी, महबूब की दिल लुभाती अदाएँ, या फिर आंखों को खेरा कर देने वाला हुस्न खूबसूरती कहलाता है। हम अगर इंसानों की बात करते हैं जो कि दुनिया में रहते हैं, तो खूबसूरती को उमूमन जो ज़ाहिरी रंगो रूप होता है उसको शख्सियत से जोड़ा जाता है, जैसे आमतौर पर ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम दिया जाता है, और लोगों की अक्सरियत इस ज़ाहिरी खूबसूरती को जो कि वक्त बदलने के साथ ढल जाती है, बातनी खूबसूरती की निस्बत ज़्यादा अहमियत देती है। और जबकि हम बातनी हुस्न की बात करें, यानी इंसान के किरदार की बात करें, खसाइल, आदात और उसकी फितरत को इस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग बातनी खूबसूरती की निस्बत ज़ाहिरी खूबसूरती को ही क्यों अहमियत देते हैं? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि किसी भी इंसान के लिए बातनी खूबसूरती कितनी ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि इंसान किन तरीक़ों पर अमल करते हुए अपने बातिन को खूबसूरत बना सकता है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मौलाना इमरान बशीर साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, और आपको पहले हम सुबह खैर कहेंगे कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। आज हमारा टॉपिक बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, और आजकल के माशरे, आजकल की सोसाइटी के हवाले से इसे बहुत सिग्निफिकेंस का हामिल है। हम नॉर्मली ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ज़ाहिरी खूबसूरती को, हम ये नहीं देखते कि इंसान की फितरत, उसका किरदार, उसकी जो आदात व खसाइल हैं वो किस तरह के हैं। तो दीन इस्लाम की रोशनी में इस हवाले से क्या अहकामात हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखने की जो दुआ इरशाद फरमाते थे, कमाल की दुआ, में सारा तर्जमा जिसका आपने सवाल किया है मौजूद है। अल्लाह के महबूब ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह, जैसे आपने मेरे ज़ाहिर को खूबसूरत बनाया है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बातिन को भी खूबसूरत बना दें। ने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाया है। सबका मरकज इंसानों के दिलों की सफाई, अंदरूनी सफाई थी। आप कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात उठा के देखें, व इला मदियना अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा है, अला व इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु। अगर वो टुकड़ा ठीक हो जाए तो इंसान का सारा जिस्म ठीक हो जाए। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो इंसान की सारी बॉडी खराब हो जाए। पूछा गया अल्लाह के महबूब वो हिस्सा है कौन सा? तो फरमाया अला वही अलक़ल्ब, अला वही अलक़ल्ब, अला वही अलक़ल्ब। 3 मरतबा फरमाया कि अंदरूनी सफाई, अंदरूनी खूबसूरती, दिल का पाक और साफ होना। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि हम क्यों नहीं तवज्जो देते, असल में हमारा टारगेट दुनिया बन चुका है, जिनका टारगेट आखिरत होगा वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। सहाबा इकराम ने अपना टारगेट बनाया था आखिरत को,
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह जो ताबीन के सरदारों में से हैं, वो उस वक्त पहली सदी में अपने साथियों को कहा करते थे कि हम लोगों ने दुनिया को टारगेट बनाया, दुनिया हमारा नस्बुल आइन है, और सहाबा किराम ने आखिरत को नस्बुल आइन बनाया था। इसलिए जो इंसान जो टारगेट बनाएगा, जो नस्बुल आइन बनाएगा, अल्लाह की तरफ से उसके लिए उसी तरह की मौलाना उर्फ़े आम में कहा जाता है ना, सूरत नहीं देखनी चाहिए, सीरत देखनी चाहिए। ये मुख्तलिफ मामलात में, ये अज़दवाजी मामलात में, दीनी मामलात में, सबके बारे में कहा जाता है, दोस्ती के हवाले से कहा जाता है। तो अब इसमें मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि आपकी कोई भी किसी भी इंसान की जो पहचान है या जो आपका इंटरेक्शन है, वो शुरू होता है ओबियसली उसकी ज़ाहिरी आउटलुक से, कि आप उसको पहले देखते हैं, उसके बाद आपको लगता है अच्छा यार इससे बात करनी चाहिए, हाउ डज़ ही ड्रेस अप, कैसा वो दिखता है, कैसा वो बात करता है। तो अल्टीमेटली जो एक आगाज़ है वो तो ज़ाहिरी खूबसूरती से ही होता है। तो ज़ाहिरी खूबसूरती वाला जो एलिमेंट है, इसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्या कहते हैं आप? नहीं, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए तो हुक्म है कि हालांकि उस दौर में पानी की इतनी फरावानी नहीं थी, मामलात नहीं थे, फिर भी हुक्म था कि हर जुम्मे को कम से कम जुम्मे को तो जरूर गुस्ल करके आए। ऐसे ही हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जो रईसुल मुफस्सिरीन है, तमाम तफसीर करने वालों के सरदार हैं, मैं ताइफ जब इनके कब्र अतहर पर हाजिर हुआ तो वहां पर बड़ी मुबारक बातें दो सामने आई कि एक तो अल्लाह के खौफ की वजह से रो रो के उनके इधर निशानात बन चुके थे, और दूसरे नंबर पे जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो एक परिंदा आया और उनकी कफन मुबारक के अंदर घुस गया और आखिरी दम तक कफन से नहीं निकला। इस लेवल की वो बुजुर्ग हस्ती थी। वो फरमाया करते थे कि जैसे खातून को हुक्म है कि वो ज़ाहिरी तौर पर बनाव सिंगार करे अपने खामिन के लिए, इसी तरीके से मैं इसलिए इतनी तफसील में गया हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती वो फरमाया करते इस तरीके से औरत को हुक्म है कि अपने खामिन के लिए बनाव सिंगार करे, और इसी तरह मर्द को हुक्म है कि वो अपनी खातून के लिए, अपनी औरत के लिए वो बनाव सिंगार करे। तो ज़ाहिरी खूबसूरती का भी हुक्म है, लेकिन ये जो बात है ना कि बातिन को देखना, जिसका मतलब है कि हमने फैसले जो करने हैं, तरजीह जो देनी है, इन बुनियादों पर देनी है, ना कि ज़ाहिरी तौर पर देख को देनी। ज़ाहिरी तौर पर तो अबू लहब भी बड़ा खूबसूरत था, लेकिन अल्लाह रहमत की बजाय कुछ और उसके ऊपर उतरा, तब्बत यदा अबी लहब। ठीक है ना तो अच्छा। इस वक्त एक तो ये जो ज़ाहिरी खूबसूरती के हवाले से आप बात करें मौलाना, वक्त चूँकि कम है तो इसलिए मैंने आपको कता कलामी की। ज़ाहिरी खूबसूरती की जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर इसका माशरे पे क्या असर हो रहा है कि जो लोग ज़ाहिर से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और बातिनी तौर पर जब लोगों का एक ताल्लुक बन जाता है तो फिर लोगों को बड़े सरप्राइजेस मिल जाते हैं। इवन लोग शादियाँ कर लेते हैं आपस में, और शादी करने के कुछ अरसे बाद पता लगता है कि ये शख्स तो वो नहीं है जो नज़र आता था, ये खातून तो वो नहीं है जो नज़र आती थी। इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने, देखें मैं अपनी औलाद के लिए इतना मुखलिस नहीं हो सकता, इतना दर्द नहीं रख सकता, ना आप रख सकते अपने किसी अजीज के लिए, पूरी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को मेरे हम में से हर एक के साथ जो मोहब्बत, इसलिए फरमाया करता फज़फुर, हदीस है, फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। निकाह की कई लोग बुनियादों पर निकाह करते हैं, कोई माल की वजह से, कोई जमाल की वजह से, कोई हस्ब नसब की वजह से, लेकिन मेरा जो गुलाम होगा वो अंदर की खूबसूरती देखेगा कि इसके अखलाक जी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान बशीर साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू के ऊपर और ये मामूल से हट के टॉपिक, बिल्कुल नॉर्मली हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाते, और सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करते हैं, और हमारा फोकस भी बेसिकली वही होता है, लेकिन बातनी खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है। ये जो जितने मेकअप ब्रांड्स हैं ना, वो इस पर सख्त एतराज़ करेंगे कि ये टॉपिक आप क्यों लेके आए, क्योंकि उनका मेकअप बिकना बंद हो जाएगा। ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए तो मेकअप बिकता है नहीं, आई एम सॉरी बट इट्स अ फैक्ट। हम लोग अच्छी नहीं लग रही मेरी बात है, मुझे अच्छी लग रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, माय फेवरेट सेगमेंट और एक्सक्लूसिव सेगमेंट जो आपको कहीं और देखने को मिलता नहीं है। आज सना हमायूं हमें किस एम्बेसी में, किस एम्बेसडर के पास लेके जा रही हैं और किस मुल्क के हवाले से हमें बता रही हैं, देखेंगे आज के फ्लैग्स में। सो देखते हैं। कदीम यूरोपीय सल्तनतों में से एक, जदीद यूरोप की खूबसूरत तस्वीर, दुनिया के दिलकश ममालिक में से एक स्पेन। स्पेन जिसकी तारीख, सकाफत
और खूबसूरती को दुनिया भर में पहचाना जाता है। उंदलस जदीद स्पेन का कदीम नाम, जिस पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। स्पेन मशहूर है मैड्रिड, बार्सिलोना और गरनाता से। स्पेनिश फुटबॉल से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं और बुल फाइटिंग जैसे खतरनाक खेल और त्यौहार इस मुल्क की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ स्पेनिश रेजिडेंसी में, जहाँ पर आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी हिज एक्सीलेंसी मैनुअल ट्यूरन से। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच। जनाब सफ़ी, हमें अपना वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू फॉर मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। वेरी हैप्पी। एंड आपका सिफारत खाना बहुत खूबसूरत है। इज अ ब्यूटीफुल वन। थैंक यू। You're all welcome whenever you want. Thank you. So, His Excellency, जनाब सफ़ी, आपका पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहने का तजुर्बा कैसा है? Well, I arrived 2.5 years ago. मैं 2.5 साल पहले पाकिस्तान आया था। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। साबिक सफ़ीर मेरे दोस्त थे। उन्होंने जैसा मुझे पाकिस्तान के बारे में बताया, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही है। And making sure that what he said was true. Wonderful. So, पाकिस्तान से पहले आप किस मुल्क में थे? With many countries. मैं बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ, जिनमें डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, हंगरी, इसराइल, अर्जेंटीना और लबनान शामिल। I have to think. Buenos Aires, Argentina, and Lebanon. And any rememberable इनमें से कौन सा मुल्क आपको याद आता है? That you remember, that you still miss, and that you want to go again. No, I was very happy in all मैं of इनमें them. से किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता। यहाँ आने से पहले लबनान में था, तो लबनान मुझे बहुत Maybe the याद आता last है। one is always like the one you have more close to your memory, and that was Lebanon. So, His Excellency, हमें अपने मुल्क के बारे में बताएं। वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और खुशियाँ कैसे मनाते हैं? Do you celebrate there? Well, there are many similar things with Pakistan. We like. पाकिस्तान की तरह स्पेन के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। स्पेन की सकाफत इस्लामी रिवायात से बहुत मुमासलत रखती है। One of them is Ojalá. यकीनन आपने कोर्डोबा मस्जिद का नाम सुना होगा। इस मस्जिद का जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में भी किया है। स्पेन के शुमाली इलाके भी पहाड़ों की खूबसूरती से मालामाल हैं। वहाँ हम ट्रैकिंग भी करते हैं। बार्सिलोना का नाम भी आपने सुना होगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है। बार्सिलोना में आपको पहाड़ और समुंदर दोनों के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। Barcelona, of course, which is a fantastic city where you've got everything: the sea, the mountain, not far away, and well, everything that a big city has to offer. So, His Excellency, जनाब सफ़ी, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप तिजारती सरगर्मियां बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास क्या प्लान है? Well, the trade with Pakistan is not. Our figure is not that bad. It's 1.3 पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजूम तकरीबन $1.3 बिलियन है, जो इतना बुरा नहीं है, जिसमें से पाकिस्तान हमें तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत इस वक्त अदम तवाज़ुन का शिकार है। स्पेन पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है। हम पाकिस्तान से ज़्यादा टेक्सटाइल का सामान दरामद करते हैं। स्पेन में बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से कपड़ा खरीदती हैं। हम पाकिस्तान को टाइल्स और टेक्नोलॉजी के आलात एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में हमारा कमर्शियल ऑफिस भी मौजूद है, जो अपनी पूरी लगन से स्पेनिश चीज़ें यहाँ प्रमोट कर रहा है। ये कमर्शियल ऑफिस पाकिस्तान और स्पेन की ताजिर बरादरी के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में भी सरगर्म है। Spanish businessmen with Pakistani businessmen for joint ventures. So that answered my. इसमें तो आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी दे दिया। मुझे ये बताएं कि तालीमी सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए आपकी सरकारी पॉलिसी क्या है? क्या दोनों ममालिक के दरमियान कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है? Policy that helps students from both sides. Universities. जी हाँ, स्पेन और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहते हैं। यूरोपीय यूनियन के तहत भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं और स्पेन यूरोपीय यूनियन का रुकन होने के नाते इन प्रोग्राम्स की हिमायत करता है। हर साल मैं 10 से 15 पाकिस्तानी तलबा के वीज़ों पर साइन करता हूँ और वो स्पेन जाकर तालीम हासिल करते हैं। Pakistani students who go to Spain
Okay, well that's wonderful. Good news for Pakistani students. So Pakistan कोरोना से पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया की सयाहत का नया मरकज़ समझा जा रहा था। मुझे ये बताएं कि दोनों ममालिक किस तरह सयाहती सरगर्मियों को सपोर्ट करने में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं between both countries. Well, now it's time to just think to see what's going to happen with COVID. जब तक कोरोना है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोरोना से पहले बेशुमार पाकिस्तानी स्पेन घूमने की गर्ज से जाते थे। स्पेन में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे अब स्पेन के शहरी हैं क्योंकि वो स्पेन की शहरियत हासिल कर चुके हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम पाकिस्तान में स्पेन की सयाहत को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान से अपने रिश्तेदारों को स्पेन घूमने के लिए बुलाते हैं। They call their friends, come here, this is beautiful, I want to show you around. So Spain has a very स्पेन में मुसलमानों की एक तवील तारीख है। हमें इस तारीख के बारे में बताएं। Well, the Arabs 8वीं सदी में अरब स्पेन आए थे और वो 8 सदियों तक वहाँ बरसरे इख्तिदार रहे, जो एक बड़ा अरसा शुमार किया जाता है। यही दौर इस्लाम का गोल्डन पीरियड समझा जाता है। हमें इस पर बहुत फख्र है। अमेरिका भी इतना पुराना नहीं है जितने पुराने हम हैं। कहने का मकसद यह है कि स्पेन की आबो हवा में आपको मुस्लिम रिवायात नजर आती हैं। So 8 centuries is a lot of time. So it's very fascinating. His Excellency, it's one. जनाब सफ़ीर, स्पेन की तारीख जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ करती हूँ कि आप पाकिस्तान में कोरोना से महफूज रहें until this COVID is over. So formal part of the interview हमारा His Excellency से ख़त्म हो गया। अब हम His Excellency से जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स और वो पास टाइम में क्या करते हैं। तो रहिए मेरे साथ। मज़ेदार स्पेनिश कॉफ़ी और इसके साथ साथ हिज एक्सीलेंसी का ब्यूटीफुल लश गार्डन, स्विमिंग पूल का व्यू और इनसाइड आउटडोर और आज थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर है एंड अ ब्यूटीफुल साइट। हिज एक्सीलेंसी, आई मस्ट से यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। Thank you very much. And a wonderful coffee. Great. So on this note, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप किन चीज़ों में अपना वक्त गुजारते हैं? Well, my family is myself because I'm here. मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे how do I स्विमिंग spend my बहुत time पसंद here? है। Well, मुझे I ट्रैकिंग swim बहुत every पसंद now है। and then. मैं अक्सर दोस्तों के हमरा मार्गला के पहाड़ों पर जाता हूँ। मैं फिट रहने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों में मशगूल रहता हूँ। घर के अंदर मैं किताबें पढ़ता हूँ और मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन भी है। Collection of DVDs and Blu-rays, and I enjoy that. I enjoy it a lot. Wonderful. I'm gonna see your collection afterwards. मैं आपकी कलेक्शन ज़रूर देखना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 लफ्ज़ दूंगी, आपको इनमें से एक का इंतखाब जल्दी करना होगा। Help people to know about you more. My first option is शलवार कमीज or western clothing. Well, actually, Western clothing. I love shalwar kameez, but usually I wear Western clothing. Okay. So Western food or Asian food? Actually, Asian food. एशियन खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। I'm very fond of it. Oh, wonderful. Lahore or Karachi, if you visited both? I visit both. Sorry to my Karachi कराची वालों से मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे लाहौर पसंद है। I don't know. Something about it. So Madrid or Barcelona? Madrid. I'm from Madrid. Okay. Islamabad or London? Well, right now Islamabad, honestly, because मैं हाल ही में जीता हूँ और चूंकि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ तो I इस्लामाबाद। love London. I really love it. Now I feel like saying Islamabad. Okay. Samosa or pakora, if you have tried? Yes, pakora. Pakora. I love both, but pakora is. So have you tried it in Ramzan? Yes, in Ramzan. रमज़ान में Every तकरीबन night, practically. हर रोज़ I खाता love हूँ। pakora. Biryani or dal? Dal. Big fan. I'm gonna give you one word and whatever comes in your अब मैं आपको एक लफ्ज दूंगी, इससे आपके जहन में जो भी पहली बात आएगी वो आपने कहनी You want to describe it, so I'm throwing a word. Pakistan.
the word future would come to mind. because of पाकिस्तान the का great मुस्तकबिल future मैं that I बहुत can see रोशन देखता हूँ। in this country. ओके स्पेन Home. Home. स्पेन and वो the जगह place है where I जहाँ will मैं die, मरना चाहता probably. हूँ। I want to be there. एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान Future again. The same word that I use for Pakistan. ओके गिलगित बल्तिस्तान Travel. ओके इफ आई आस्क मूवीज It has to be a Spanish movie. Movie, so I'm going to Spanish say होनी my चाहिए। favorite Spanish film director, Pedro Almodóvar. एंड इफ आई मे आस्क यू कि इफ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन और वन वर्ड फॉर यू For me, I think that I can say that I am basically a happy person. So that's all for now from मेरे here, सवालात and खत्म now हो we are चुके moving on to हैं। अब मैं आपकी your कलेक्शन देखना collection. चाहूँगी। So shall we move? Of course. So ये His Excellency की है private space where he reads, where he watch movies, where he do exercise, some exercise and some kind of brainstorming and contemplation, spending time with yourself. So Exactly. you मुझे have a आपकी कलेक्शन huge देखकर collection बहुत of हैरत हो रही books I है। can see. Well, this is a small part of my collection. This ये is तो the सिर्फ collection वो that I कलेक्शन brought to है जो मैं Pakistan, पाकिस्तान but I लाया brought at हूँ। home. मेरे पास I'm इससे old-fashioned, कई गुना these ज़्यादा are कलेक्शन things मौजूद है। from मैं पुराने yeah, ख्यालात also, का आदमी I हूँ। still- मैं I अब भी still buy DVDs और Blu-rays and ब्लू-रे DVDs, इस्तेमाल can you करता imagine? हूँ। Nobody does. मनी हाइस्ट पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ। क्या आपने देखा है? Yes. I watched it. It's called. जी हाँ, मैंने La Casa de देखा है। Papel. मनी It's हाइस्ट the बहुत house- the अच्छी paper प्रोडक्शन house. है। And it's a very good production. His Excellency, thank you very much. It's जनाब wonderful सफ़ीर, spending आपसे time मिलकर, with you, आपको wonderful जानकर बहुत knowing खुशी you हुई। about your, मैं उम्मीद करती हूँ life कि and दोनों about your, ममालिक के about ताल्लुकात में definitely मज़ीद the बेहतरी relationship आएगी। between Pakistan and Spain, and I hope that your stay will be safe here, and Thank you very definitely our relation will flourish in future. Thank you very much for inviting me to your मुझे program. अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। You're welcome to this house anytime. Thank you very much. So that was it for now, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते फिर नई गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक और अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें मैंने सुबह सुबह कहा था मैं बोर हो रही हूँ, और बहुत सारे लोग जब बोर हो रहे होते हैं उनके पास कोई तरीका नहीं होता अपनी बोरियत दूर करने का। तो आज के माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और हिना ने आई होप कि बोर नहीं हो रहे बैठ के। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, अक्सर हम फ्री बैठे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या ऐसा कंस्ट्रक्टिव करें, कुछ प्रोडक्टिव करें कि हमारा टाइम भी किल हो जाए और हम कुछ सीख भी लें। तो कोई ऐसी चीज है, अब टेक्नोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, कुछ तो ऐसा होगा ना? मैं समझता हूँ कि अगर तो आपको या किसी भी बंदे को एहसास हो कि उसकी ज़िंदगी कितनी महदूद है और वो कितने शॉर्ट टाइम है उसके पास, और इल्म जो है दुनिया का वो कितना वसी है, और आर्ट, पेंटिंग्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कितनी वसी हैं, और उसके पास टाइम कितना महदूद है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उसको टाइम किल करने की तो नौबत आएगी नहीं। उसके पास तो ऑलरेडी टाइम कम हो गया ही नहीं। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग भी कुछ होते हैं ना जो 2 घंटे सोचते रहते हैं कि अब क्या करूं, या गेम खेलते रहते हैं या कुछ इस तरह के, मतलब क्या करें, कई दफा बंदा बोर हो जाता है, ये देखते रहते हैं। लेकिन ये इसका सबसे बेस्ट जो है ना आजकल जो है मेरी नज़र में है वो है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, गूगल की अपनी एक ऐप है आर्ट एंड कल्चर। मतलब इससे खूबसूरत चीज़, आप घंटों बैठे रहें इसमें, आप कभी भी बोर नहीं होते। गूगल आर्ट एंड कल्चर ये है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक आपके इंटरेस्ट के लिए चीज़ वो ये है कि वो आपको कहता है कि आप सेल्फी लें। अच्छा। आप अपनी सेल्फी लेंगे और सेल्फी के बाद वो तमाम लाखों के हिसाब से उसके पास जो पेंटिंग से लेके और तमाम Sculptures हैं, बहुत सारी dummies हैं। चीज़ें आर्ट के वाले से, उससे जो जिसका चेहरा आपके साथ मिलता होगा तो वो आपको वो आपकी जो सेल्फी है लेने के बाद जिस आर्ट के हवाले से या किसी नमूने का चेहरा आपके साथ मिलता है वो आपको दिखा देगा। गो कि मुझे आई एम 100% श्योर कि आप बिल्कुल गूगल से एग्री नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं अच्छी बड़ी खूबसूरत हूँ और इसके साथ इन्होंने एक कौन सी चीज लगा दी है। लेकिन बहरहाल अच्छा, तो एक तो ये है, ये तो खैर चलें एक फन के हवाले से, फिर भी लेकिन इट विल किल योर टाइम और Exactly, आप के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर कर लेगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें जो म्यूजियम्स हैं, आई थिंक 2000 म्यूजियम्स हैं पूरी दुनिया के जो 2000 अजायब घर हैं, 2000 म्यूजियम, उनके अंदर जो कीमती तरीन अशिया पड़ी हुई हैं,
ठीक हो गया, जो कि हम टिकट खर्च के, जहाजों के टिकट खर्च के हमने जाने हैं। और उन म्यूजियम्स के अंदर आप जा सकते हैं, वो जो भी उसके अंदर चीजें हैं उसके हवाले से फिर पूरी डिटेल्स हैं। अगर आपको पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं तो वो पेंटिंग्स की पूरी डिटेल्स, पूरा उसका लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सारा कुछ अवेलेबल है। उसमें पेंटिंग के हवाले से सिर्फ ये नहीं है कि ये एना मोल्कर ने बनाई है या किसने बनाई है, या उसकी एक हिस्ट्री नहीं, बल्कि उसकी जो पेंटिंग की डिटेल्स टेक्निकल हैं वो भी उसने बताई हुई है। ठीक है, अच्छा फिर जो है कोई आर्ट वर्क जो है वो कोई 1 लाख से भी ज्यादा आर्ट वर्क उसमें पड़ा हुआ है गूगल आर्ट एंड कल्चर में। गेम्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं। अच्छा, मैंने एक दिन गूगल आर्ट एंड कल्चर में पाकिस्तान को, क्योंकि आपको पता ना फिर आप हमारे पास कोई भी चीज है हम तो पाकिस्तान को सर्च करेंगे। पाकिस्तान को जैसी मैंने सर्च किया है ना, कमाल चीज है, वंडर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से जो टोटल इसने कलेक्शंस मुझे दिखाई हैं वो तो थाउजेंड्स में है। 6157 आइटम्स हैं आर्ट के रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड। 30 म्यूजियम्स हैं जो कि इसने किए हुए। 30 म्यूजियम्स में आप पहला नाम ही लूंगा और आपने फकीर खाना लाहौर और हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रोहतास फोर्ट जेलम एंड वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर एंड मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान है किया हुआ है गूगल आर्ट एंड कल्चर ने। और इस तरह जो है आप इसमें बस घूमते रहें। बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बच्चे जो सारा टाइम गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल्स पे, अपना टाइम जाया कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे, माएं बड़ी परेशान है। मतलब आप देखें ना कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का मतलब वो इतनी बड़ी ऐप है कि आप 1 साल भी लगे रहे तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक मजे की चीज है। और फिर आपके इंटरेस्ट की जो भी चीज है, आपको अगर आर्कियोलॉजी से इंटरेस्ट है, अगर आपको पेंटिंग से इंटरेस्ट है, अगर मैं यूएस में जाना चाहती हूँ, वहाँ के म्यूजियम्स देखना चाहती हूँ, तो अगर वहां पे जाना चाहती हैं, वहां की म्यूजियम्स, यूरोपियन जो म्यूजियम्स हैं, पाकिस्तान की म्यूजियम, 1 क्लिक अवे आप अंदर जाते हैं उस म्यूजियम के और उसके बाद वहां पे जो भी कीमती तरीन, महंगी तरीन या उसको क्या कहें कि एक सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल, उस वाले से कोई भी नायाब चीज है तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी सारी डिटेल्स, तो ये कितनी खूबसूरत चीज है। ये तो इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है और मैं तो अभी इस सेगमेंट के बाद इसको डाउनलोड करूंगी क्योंकि हमारा सेगमेंट भी इस तरह का है, फिर आपका भी है जिस तरह से मेरा पाकिस्तान है। आपके पास कलेक्शन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। जबरदस्त, मतलब इतने एक्सपेंसिव हमें टिकट्स खरीदें, हम जाएं वहां पर और इतने दूर दूर हैं ना, जाके भी टिकट्स खरीदें, वहां पे जाएं। और अगर आप एक म्यूजियम के अंदर जाएं, आपको पता ही नहीं है कि किस चीज की सिग्निफिकेंस क्या है, उससे बेहतर तो वो बंदा है जो यहाँ बैठी हुआ, अगर उसको सिग्निफिकेंस का पता चलता है तो वो तो यहाँ बैठा हुआ बंदा। मतलब मैं अगर मियां वाली में भी बैठी हूँ तो मैं सिंगापुर जा सकती हूँ, मैं यूएस जा सकती हूँ, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर जबरदस्त हो गया, मैं तो अभी ये डाउनलोड करने लगी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब, थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे होते हैं वो आप सुने तो ट्रस्ट मी आप ज्यादा एंटरटेन होंगे क्योंकि वो जबरदस्त होता है। खैर, आगे बढ़ते हुए अब वक्त हुआ चाहता है कुछ एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक का, और ये बड़ा जरूरी होता है और जुम्मे को जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वीकेंड होता है ना, तो हम चाहते हैं कि आपके वीकेंड के लिए हम कुछ अच्छी सी याददाश्त छोड़ के चले जाएं। इस वक्त जनाब, आज नाम मैं पहले लूंगा, एंड पे नहीं लूंगा। इस वक्त हमें सना रियाज हम्माद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं जो कि एक सिंगर है, बहुत ही जबरदस्त लाइव परफॉर्मर है और हमने शो में इन्वाइट भी उनको इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि जरा लाइव कुछ बहुत अच्छा सा म्यूजिक हो जाए। इससे पहले कि हम सना की जानिब जाएं, इनके करियर के हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में, गिग्स के अंदर परफॉर्म कर चुकी हैं। अभी जो कि दो के प्रोग्रेसिंग सिंगर हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं टुवर्ड्स हर करियर, लेकिन इनकी आवाज़ बड़ी कमाल है और क्लासिकल भी गाती हैं और सेमी क्लासिकल भी गाती हैं, सीख भी चुकी हैं और हम सारी बातें खुद नहीं बताएंगे, सना से भी जानेंगे। हम आपको शो में वेलकम करते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। सना, सबसे पहले तो ये बताएं अपने सिंगिंग करियर के हवाले से। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है बचपन से ही, क्या आपको बचपन से शौक था या इत्तेफाकिया सिंगर बनी आप? बिल्कुल इत्तेफाकिया नहीं, इट रन्स इन द फैमिली। मेरी मदर की साइड से काफ़ी सिंगिंग का शौक भी और गाते भी हैं। छोटे होते मैंने प्रोग्राम किया आंगन आंगन तारे, विच वाज होस्टेड बाय हदीका कियानी एंड खलील अहमद मेनी इयर्स बैक इन 90s। सो अब नो वन वुड बिलीव नाउ, बट हदीका हमसे यंग लगती है, शी इज स्टिल यंग, बट शी इज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एंड सिंगर्स वो अच्छे होते हैं जो इवॉल्व करते हैं ओवर टाइम, एंड द वे शी हैज इवॉल्व्ड एंड द वे शी हैज यू नो ट्राइड
टू कैप्चर उन्होंने ऑल हर दौर जॉनर्स ऑफ के साथ म्यूजिक खुद को adjust किया। बिल्कुल, और सारे जॉनर्स के ऊपर उन्होंने जो है ना अपना अपनी लगता है छाप हदीका दी है। आपसे इंस्पायर है बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा और उसके अलावा बस बचपन से ही गाते थे, स्कूल में, कॉलेज में। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स, वहाँ भी म्यूज़िक सोसाइटी में, फिर ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। देन आई बिकेम अ म्यूज़िक टीचर माई सेल्फ एंड आई टॉट म्यूज़िक फॉर 10 years. So it's तो आप उन बच्चों में से थी जो अक्सर टीचर्स से फायदे भी या माँ बाप से या बहन भाइयों से ले लेते हैं गाने सुना के, फ्रेंड्स के अंदर भी? हाँ बिल्कुल। ये वाला होता था कि कॉलेज Teachers paid because of singing. एक गा रही है, बाकी सब 4-5 गाने इकट्ठे बैठे Teachers paid because of singing. ये ठीक है, बिल्कुल बात तो सही है। किस किस्म का म्यूजिक आपको गाना पसंद है? सुनना तो जो म्यूजिशियन होता है वो सब कुछ ही सुन रहा होता है, गाना किस किस्म का म्यूजिक पसंद है? मुझे बेसिकली आई लाइक सिंगिंग बैलेड्स, स्लो सॉन्ग्स एंड आई लाइक स्लो सिंगिंग। क्यों? दिल टूटा तो ब्रेकअप हो गया ऐसे होता है? हाँ, वैसे नॉर्मली फिंगर से ही सवाल आता है। नहीं, बस ऐसे उनकी मोर मेलोडियस, तो मुझे बैलेड्स बहुत पसंद है। प्लस एक आवाज़ का टेम्पो होता है, एक टोन होती है। आई थिंक मेरी आवाज़ को ज़रा स्लो सॉन्ग सूट करते हैं। आई लाइक सिंगिंग सेमी क्लासिकल, आई लाइक सिंगिंग सुफियाना कलाम एज वेल। सो यू नो अभी क्या सुनानी है? और इनको अवार्ड भी तो मिला है म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल, अंदर। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अवार्ड भी मिला है। मुझे गोल्ड मेडल मिला था इन सेमी क्लासिकल कैटेगरी इन ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। सो मैंने तब सीखा तो ऐसा था। क्या गा दिया था वहाँ पे? वो बल्कि वही अगर हमें आपसे सुना दे जो गाया था आपने। जौनपुरी राग में मेरे उस्ताद नज़ीर भट्ट साहब, लेट नज़ीर भट्ट साहब, उनकी कॉम्पोजिशन है, बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी है, बेहद रमज़ान दस्तानी। उसको हमने एक रीडू भी किया है, वो इंशाल्लाह जल्द रिलीज होगा, तो उसको एक नए ग्रुप के साथ आप सुनेंगे। बट मैं आपको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ। पंजाबी तो आप समझते हैं? जी जी बिल्कुल। बेहद रमज़ान दसदानी मेरा ढोलन माहे, 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 मीम देओले वसदानी मेरा ढोलन माहे, मीम देओले, मीम देओले, मीम देओले वसदानी मेरा ढोलन माहे। औलिया मंसूर कुहावे, औलिया मंसूर कुहावे, रमज़ अनल हक आप बतावे, रमज़ अनल हक आप बतावे, आपे आप नुसूली चढ़ावे, आपे आप नुसूली चढ़ावे, ते कोल खलो के हसदानी मेरा ढोलन माहे, कोल खलो के, कोल खलो के, कोल खलो के हसदानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमज़ान दसदानी मेरा ढोलन माहे। लवली लवली, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो हो गया काफ़ी या सूफ़ी म्यूज़िक। तो नॉर्मली कॉन्सर्ट्स के अंदर तो लोग ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनते हैं, वो तो डिफरेंट किस्म की फरमाइश होती है। क्या किस टाइप की फरमाइश है? ज़्यादातर सजाद अली, आतिफ असलम, राहत, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ सिंगर्स। अच्छा सुना, आपके नज़दीक अभी चूँकि अब हम बात करें नए सिंगर्स की और ओवरऑल भी बात करें, आपके नज़दीक अभी तक आप जिसको समझती हैं कि आपके लिए म्यूज़िक में इंस्पिरेशन रही हो? हदीका कयानी की तो आपने बात की, लेकिन अगर हम मेल सिंगर्स की बात करें, उनमें आपको कौन इंस्पायर करता है? सजाद अली। सजाद अली, हाँ। अहमद जाज़ेब, अहमद जाज़ेब मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड सिंगर हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव। बहुत सोल, एक्सट्रीमली सोलफुल वॉइस। सजाद अली तो उस्ताद है ना भाई, ही इज। अगर आप लाहौर में बैठी हैं, सजाद अली की बात करिए तो रावी बिल्कुल बन सकता है। तो सुनाइए हमें। ठीक है, कोशिश करूंगी, बिकॉज़ सजाद अली जो है ना, ही इज परफेक्शन पर्सोनिफाइड, उस्ताद है। सो ऑन अ लाइटर नोट प्लीज। जे इथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन
बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों साह निचोड़ ला जे इथों कदी रावे लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों साह निचोड़ ला जे इथों कदी रावे लंघ जावे हो 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 जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया घोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला जे इथों कदी रावे लंघ जावे हो। बहुत ज़बरदस्त सर, आप बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है हमें सुनते हुए और आपसे बात करते हुए भी। ये जो आपने सीखने की बात की है, वैसे तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो बड़े गुलाम अली खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनका एक कहना था, कॉल था उनका कि जब हमें सुर की समझ आई तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो सारी ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, लेकिन कब आपको लगता है कि एक सिंगर, आप जैसा सिंगर इस काबिल हो जाता है कि उसको पब्लिकली परफॉर्म करना चाहिए? सीखने के कितने अरसे के बाद, कितने अमल के बाद आपको लगता है? मतलब सीखना तो वही आप कह रहे हैं, एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और जितने बड़े सिंगर्स हैं वो उतनी ज़्यादा रियाजत करते हैं। बट आई थिंक आपको स्टेज पे तब आना चाहिए व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस द ऑडियंस। जब आप में स्टेज फ्राइट ना हो, जब आप में कॉन्फिडेंस विद द टाइम आपको लगता है इंसान गेन भी करता है, नया आर्टिस्ट गेन करता है। आई थिंक बाय बर्थ भी होता है। अच्छा, बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं जो बहुत नाम भी बना चुके होते हैं, लेकिन वो कहते हैं, उनसे जब भी उनके इंटरव्यूज वगैरह में देखे, वो कहते हैं जब भी हम स्टेज पे जाते हैं हमें लगता है पहली बार स्टेज पे जा रहे हो, हमारे अंदर वो एक डर होता है। डू यू अग्री? I won't agree because alhamdulillah I've never had an issue of stage fright. अच्छा। हाँ, मुझे शायद बोलने में बहुत लोगों में थोड़ी दिक्कत हो, बट गाने में नहीं। बट यस, अगर कुछ सिंगर्स को फील होता है, बट मैंने इतने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, कभी ऐसा लगा नहीं है कि किसी किस्म, और ऑडियंस से जब आपकी इंटरेक्शन होती है, सो सिंगिंग इज वन थिंग बट लाइव परफॉर्मेंस इज अनदर थिंग, वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस कंटिन्यूअसली, you have to engage them, so that's an art and you get your energy from there. That's really positive. चलें, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी म्यूजिक के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। अच्छा कीजिए, और हम चाहेंगे कि खुद आपके अपने जो सॉन्ग्स हैं वो भी आएँ ताकि लोग उसको ज़्यादा देखें। और लाइव तो आप बहुत अच्छा गा ही रही हैं। इससे पहले कि हम इजाज़त लें, आई मीन ब्रेक की जाने जाएँ, तो हम चाहेंगे कुछ सुनाइए हमें, उसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है जी, ज़रूर। फैज़ साहब की एक चार बिल्कुल वो है, एक क्या कह लें, चार गज़ल है, छोटी सी बिल्कुल 4 लाइन। रात यूं दिल में तेरी, माशाल्लाह, क्योंकि नईरा नूर इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सिंगर्स। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह आ जाए। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। एंड ब्रेक? बिल्कुल, हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, इसी तरह से कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो माहौल दोस्त होने का सबूत दे रही हैं। उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से एक साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया है जो कि संडे के रोज़ होने वाली है। और ये संडे के रोज़ होने वाली, इसको साइकिलिंग संडे का नाम दिया गया है, जहाँ पर प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ साथ हम कल भी बात कर रहे थे और हमने शाह महमूद कुरैशी की वीडियो भी आप टीवी पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड साइकिलिंग डे था कल और उस मौके पे शाह साहब ने साइकिल भी चलाई और बहुत एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाया। तो इसकी मुनासबत से भी और कल चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है उसके हवाले से भी ये इनेकाद किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और चूंकि कैपिटल के अंदर इसका इनेकाद किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर मैसेज तमाम शहरों को जाता है। इनफरादी तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे फैमिलीज़ के लोग या फ्रेंड्स मिलकर साइकिलिंग करे होते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर एक ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें मुख्तलिफ लोग आके इकट्ठे हों, एक बड़ा अच्छा मैसेज भी और बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। नवीद इफ्तिखार साहब जो कि इस इवेंट के रूह रवां हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि ये आइडिया उनके जहन में कैसे आया और फर्दर इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए वो क्या करें। नवीद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्टिविटी हमें लग रही है और साइकिलिंग इटसेल्फ, मेरा तो बड़ा रोमांस है साइकिलिंग के साथ और अब वैसे भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। हम इस एक्टिविटी के हवाले से सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक्टिविटी क्या है, इसमें किस किस्म के लोग आएंगे, आपने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद क्या, ओवरऑल बताइए हमें। जी बिल्कुल, ये आपसे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और मैं जस्ट दो बातें पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक तो ये जो एक्टिविटी है हम एक साल से इस्लामाबाद में कर रहे हैं। सो हम इस एक्टिविटी को फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ करते हैं। सो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम जिना एवेन्यू के ऊपर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ताउन से हम गाड़ियों के लिए ब्लॉक करते हैं और हम जो है वो साइकिलिंग संडे का एहतमाम करते हैं। और उस साइकिलिंग संडे में जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, कुछ प्रोफेशनल रेसेस होती हैं, लेयर साइकिलिंग होती है, बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज हमने रही। तो वी मेड इट अ फैमिली इवेंट। सो हमें जो खुशी होती है वो ये होती है कि इस्लामाबाद में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ बहुत सारी फैमिलीज जो है वो इकट्ठे निकलती हैं, उनको एक हेल्दी एंटरटेनमेंट का जो है वो मौका मिलता है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम इस इवेंट को जो है वो एक कोलैबोरेटिव मोड में लेके चल रहे हैं। तो ओवर द टाइम हमारे साथ इसमें डिफरेंट पार्टनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि हमें जो है इस्लामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन इसमें हमारे साथ पार्टनर होती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब जो है वो शुरू से इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ साथ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान जो है दे हैव रिसेंटली जॉइंड अस इन दिस इवेंट, दे हैव बीन joining us, they have been participating with the diplomatic community। इसी के साथ साथ जो है वो grana.com ने जो है वो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। So this is a collaborative event। चलाते नजर आ रहे साइकिल इमरान खान साहब कब नजर आएंगे प्राइम मिनिस्टर? ही इज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो भी हो सकते हैं इसका हिस्सा। सो ये मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैं उसका सोशल मीडिया पे इजहार करता रहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो कहते थे कि नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे ऑफिस जाता है। तो मैं गाहे बगाहे जो है वो सोशल मीडिया पे ये याद बात उन्हें करवाता रहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने बताया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मुनासबत से और हम ये क्यों करती है अर्बन इनोवेशन ये इवेंट्स जो है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवर द टाइम हमारे शहरों में और दुनिया में भी यही हुआ कि कार्स के ऊपर रिलायंस बहुत बढ़ गई और उससे शहरों के अंदर एयर पोल्यूशन भी बढ़ी है, शहरों के अंदर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हुई है। तो शहर खूबसूरत बनते हैं जब शहर में लोग वॉक करने की सेफ और वाइब्रेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। शहर जो है वो खूबसूरत बनते हैं जब शहरों में लोगों को फैमिली के जरिए एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलता है। तो हमारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद जो है वो सस्टेनेबल मोड्स ऑफ मोबिलिटी को प्रमोट करना है पाकिस्तान के शहरों में। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। नो डाउट बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इससे तरह से मुख्तलिफ मिनिस्टर। और अभी तो इमरान खान के हवाले से वो कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो भी इसका हिस्सा बने। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड और बाकी शहरों को भी इन्वॉल्व इज्तिमाई तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ का इनेकाद करना चाहिए और अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटी है, ये होना चाहिए। और इसमें ऐसी शख्सियात को ओबियसली जब वो सामने आती हैं, वैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से हम अगर बात करें तो बहुत बड़ी तादाद सेलिब्रिटीज़ की है कराची, लाहौर वगैरह के अंदर जो कि हाँ, तो उमर अकमल भी हम एक दिन साइकिलिंग करते हुए नजर आए थे। अच्छा ठीक है जी, अब हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी लाइव, इजाजत लेंगे हाँ ना, बस लाइव शो में मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन सैटरडे संडे को हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, आपने वो बिल्कुल मिस नहीं करना। उसके साथ साथ हमें फीडबैक लाजमी और हम साइकिलिंग के लिए जाएंगे इस्लामाबाद संडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।